नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश के सामने अब जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो भी जनता के बेहतर भविष्य के लिए 25 गारंटियों के साथ पेश कर दिया गया है। राहुल गांधी को रोजाना हजारों मेल घोषणा पत्र में सुझाव के लिए मिल रहे हैं। राहुल गांधी की रैलियों और सभाओं में भी भारी भीड़ आ रही है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे नेता भी जहां जा रहे हैं वहां जनसैलाब उमड़ रहा है। यह सब देखकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी जनता के सामने जाकर अपने 10 सालों के कार्यकाल पर बात करने की जगह केवल राम का नाम ले रही है, केवल हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। मोदी से लेकर योगी तक सारे नेता न महंगाई की बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, न इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार पर कुछ कह रहे हैं। वो केवल धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन अब जनता के सामने बीजेपी और मोदी के दावों की पोल खुल रही है। आज राहुल गांधी तमिलनाडु में थे, जहां उनकी जबरदस्त सभा हुई, और यहां राहुल गांधी ने मोदी के झूठे दावों और गलत इरादों की पोल खोलकर रख दी है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जरा सुन लेते हैं। इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन तमिल में हो रहा था, लेकिन इंग्लिश पार्ट जो है वो सुनाना चाहता हूं, आप तक रखना चाहता हूं। क्या कुछ राहुल गांधी ने यहां कहा है, सुनिए जरा। There is an ideological battle taking place in India. On one side are the ideas of Periyar, social justice, freedom and equality. And on the other side are the ideas of the RSS, Mr. Narendra Modi and his government. तो राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के अलावा तमिलनाडु के किसानों, तमिलनाडु के मछुआरों और गरीबी हटाने तक कई जरूरी मुद्दों पर आज यहां बात की तमिलनाडु में। और वहीं मोदी आज उधमपुर यानी जम्मू में थे, जहां उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि राम मंदिर कभी बीजेपी का चुनावी मुद्दा था ही नहीं। राम मंदिर बीजेपी का चुनावी मुद्दा नहीं था, ये बात कह रहे हैं, लेकिन राम का नाम जरूर ले रहे हैं। और इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों एक डिस्क्लेमर के साथ इस पूरे चुनाव के दौरान उनके कई भाषणों को हम आप तक पेश करेंगे, ताकि आप भी समझ पाएं कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे बरगलाया जा रहा है आपको। जरा सुनिए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है, और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। तो सुन रहे थे आप, सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं आचार संहिता के। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने हर भाषण में वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को राम विरोधी बता रहे हैं। उधमपुर में मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करने के फेर में आज एक बड़ी गलती कर दी है। मोदी ने रामदेव बाबा, ये वो रामदेव नहीं जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, ये वो नहीं, एक दूसरे रामदेव बाबा का संबंध कश्मीर से जोड़ दिया है, जिस पर कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा ने मोदी की खिंचाई की है। रामदेव बाबा पर क्या कुछ मोदी ने कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि रामदेव बाबा जिनका जिक्र कर रहा हूं वो कौन हैं और ये कश्मीर से कैसे उनको जोड़ रहे हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मोदी। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता। जिस राजस्थान में, कश्मीर में जन्मे बाबोसा रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता।
तो सुन लिया आपने जो कह रहे हैं, अगर गौर फरमाया हो आपने तो यहां कह रहे हैं कश्मीर में जन्मे और उधर के यानी राजस्थान के बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। इसी पर कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा ने ट्वीट करके, और ये जो वीडियो है इसको भी शेयर किया, उन्होंने कहा है कि हर जगह रिश्ते बनाने की होड़ में प्रधानमंत्री जी ने बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली बाड़मेर के, जी हां बाड़मेर के उंडू कश्मीर, जी हां उंडू कश्मीर बाड़मेर में है, वहां की जो जन्मस्थली है वहां उस गांव को जम्मू कश्मीर से बता डाला है, यानी कि जम्मू कश्मीर बता दिया। बाबा रामदेव की जन्मस्थली राजस्थान में है और वहां से बाड़मेर में है, वहां का एक गांव उंडू कश्मीर। लिख रहे हैं, हे राम सा पीर बाबा इनको माफ करना। ये देखिए, हर जगह रिश्ते बनाने की होड़ में प्रधानमंत्री जी ने बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली बाड़मेर के उंडू कश्मीर गांव को जम्मू कश्मीर बना डाला। हे रामसा पीर बाबा इनको माफ करना। ये गोविंद सिंह डोटासरा लिख रहे हैं। तो रामसा पीर बाबा गोविंद मोदी जी को माफ करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो जनता मोदी की गप्पबाजी की आदत को खारिज करती आई है या नहीं, या आगे देखेंगे। फिलहाल यूपी में सीएम आदित्यनाथ की राम के नाम पर ही वोट मांगते हुए एक वीडियो जो है वो भी काफी वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ भी हैं जो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज थे वो कैराना में, सहारनपुर में, और वहां भी उन्होंने पिछले मोदी जी के 10 सालों की उपलब्धियां गिनाने की जो बातें कही हैं, उसके साथ साथ राम के नाम पे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यहां से इन्होंने शुरुआत कर डाली अपने चुनावी सभा की। सुनिए जरा। अपना जनार्दन स्वरूप दिखा करके वही बोलिए जो राम को लाए हैं, जो कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया है हम उनको लाएंगे। तो सुन लिया आपने, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कश्मीर में 370 जिसने खत्म किया है उनको लाएंगे, और 3 तलाक को खत्म किया उनको लाएंगे, यानी अपने तीनों मुद्दों पर आ गए। पता नहीं ये बातें चुनाव आयोग के कानों तक, खासकर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बातें चुनाव आयोग के कानों तक पहुंच रही है या नहीं। वैसे चुनाव आयोग से ध्यान आया कि चुनाव आयोग पर भी एक सर्वे हुआ, CSDS का ही सर्वे है, जो ये कहता है कि 1/3 भरोसा खत्म हो गया है। जो भरोसा चुनाव आयोग पे पहले, आज से 5 साल पहले जितना था, वो अगर उस समय आज से 5 साल पहले लगभग 70% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते थे, तो आज 31% लोग ही चुनाव आयोग पर भरोसा कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग को, और खासकर रात में सपने में शेरो शायरी लिखने वाले राजीव कुमार को जरूर इस पर गौर फरमाना चाहिए। वैसे आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीलीभीत में रैली की और वहां बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बीजेपी वाले वही हैं जिसने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्या काले को सफेद किया गया या नहीं? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी किया। सरकार ने जो पैसा वसूला, यह महंगाई उसी वजह से है, मुनाफा भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। इसकी दोषी बीजेपी है। 2014 में ये आए थे और 2024 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत और विदाई बड़े अच्छे से करते हैं। अखिलेश यादव ने कम से कम यूपी से बीजेपी की विदाई की बात तो कर डाली है दोस्तों। वहीं आज लालू प्रसाद यादव ने मोदी के एपिटाइजर वाले बयान पर खिंचाई की है। लालू प्रसाद यादव ने आज ट्वीट किया है, जरा ट्वीट को दिखाता हूं। पहले ट्वीट में नीचे जो लाल कलर में लिखा हुआ है, ये पहले देख लीजिए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने कहा, और इसी पर लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है उस पर भी आते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर में ही कहा है कि मैंने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वो तो एपेटाइजर है, अभी थाली आनी बाकी है। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम। यानी एपेटाइजर है, थाली आना बाकी है। इसी पर लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं, एपेटाइजर लाते लाते 10 साल लगा दिए, मेन कोर्स लाते लाते तो 100 साल लगा देंगे। बंदा इंतजार करते करते मर जाएगा। दूसरा, जब इनके एपेटाइजर में ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है, तो थाली में क्या होगी? आपके हाथ में थाली नहीं बल्कि कटोरा होगा। इसलिए वोट की चोट दीजिए और नौकरी देने वाली सरकार चुनिए।
हैशटैग बिहार, हैशटैग इलेक्शन, हैशटैग आरजेडी, ये तमाम बातें यहां लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं, यानी सीधी सीधी खिंचाई कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। एपिटाइजर लाते लाते 10 साल लगा दिए, मेन कोर्स लाते लाते तो 100 साल लगा देंगे, बंदा इंतजार करते करते मर जाएगा। ये तमाम बातें कह रहे थे, महंगाई और बाकी तमाम चीजें, यहां लालू प्रसाद यादव। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी मोदी को चुनौती दी है। क्या कुछ चुनौती? उनसे पूछा गया, ये मछली और संतरे वाली बात भी पूछी गई। पत्रकार पूछ रहे हैं, जरा जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी के मटन वाले वीडियो को लेकर कहा है कि वोट बैंक के लिए ये लोग मटन खाते हैं सावन में, और उसके बाद प्रचार करते हैं कि वोट बैंक अपीसमेंट पॉलिटिक्स करें, मुस्लिम का वोट मिले। हम क्या क्या बोल रहे हैं कब से, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, उसका तो हिसाब नहीं दे रहे। कौन सी बातें करें, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले, लेकिन जनता तो यही सुनना चाहती है ना, बिहार के लोगों के लिए क्या किया। हम भाई हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है, 10 साल का हिसाब दे प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री। और मुद्दे की बात में कुछ बोल रहे हैं क्या? क्यों चुप्पी शादी रखी है? तो मोदी जी इधर उधर की बात न करें, मुद्दे की बात करें। मतलब यह है कि राहुल गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तक, और इधर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह, दोनों की मुलाकात थोड़ी देर पहले लखनऊ में हुई और उन लोगों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें एक दोनों का हाथ, एक दूसरे का हाथ मजबूत करने की यहां बातें कही गई। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें दोनों दलों की तरफ से और इंडिया गठबंधन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है, इन सब की बातें हुई हैं। तो आप देखिए दोस्तों, राहुल गांधी तमिलनाडु में, नरेंद्र मोदी उधमपुर में, अखिलेश यादव आज पीलीभीत में, और संजय सिंह अखिलेश यादव से लखनऊ में मिलते हैं। और इन तमाम उधर योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया, जो कैराना और सहारनपुर में थे। और इन सब के बीच जो बातें हो रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात कि मोदी की कमजोरियों को जनता के सामने ये तमाम नेता, जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो रख रहे हैं। लेकिन मोदी कभी राम का नाम ले रहे हैं, कभी मटन और फिश खाने को मुद्दा बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर जाकर मोदी न लद्दाख पर कुछ बोल सके, न चीन पर बात कर सके। पहले वो कपड़ों से पहचानने और शमशान कब्रिस्तान की बात करते थे, अब मटन और मछली की बात कर रहे हैं। क्या मोदी की इस मुद्दा विहीन राजनीति के कारण ही मुश्किल में पड़ गई है बीजेपी? भाजपा के सामने क्या है नया संकट? क्यों मच गया है भाजपा के अंदर खाने हड़कंप? आइए इन सब की पड़ताल करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, आज बड़ा पैनल है, 7 हमारे साथी हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी, अनिल सिन्हा जी और राशिद जहीर जी आज पहली बार जुड़े हैं। मेरठ से एक वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार राशिद जी, आपका स्वागत करता हूं। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है, आप सबका इस्तकबाल करता हूं आप सबका इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं पहले प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, सब कुछ है, इतनी सारी चीजें हैं, और लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ दे दिया। 3 बातें कह रहे हैं, एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ 370, तीसरी तरफ 3 तलाक। लेकिन फिर भी घूम फिर करके कोई राम जी की तस्वीर लेके घूमता है, कोई राम जी का नाम ले रहा है, कोई राम धुन बजा रहा है। क्या इसके इर्द गिर्द ही इस चुनाव को जाते हुए हम देख रहे हैं, या आगे कुछ और कुछ होने वाला है? शुक्रिया राजीव जी। हम एक छोटी से वीडियो की चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां कुछ लोग उनको बहुत प्यार से बिठाते हैं, सामने बैठते हैं, कोई गुस्सा नहीं, बड़ा विनम्र भाव है। कहते हैं कि 10 साल बाद आप इस गांव में, अनजान से गांव में आए हैं, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हम आपका आभारी हैं, लेकिन एक बात है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। अब काटो तो खून नहीं, एक प्रत्याशी को अगर वोट है क्या? ये दूसरे लोग बोलते हैं कि गांव का लोग तैयार ही नहीं है आपको वोट देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद इसे बेसिक करते हुए बोले अच्छा तो हम चलते हैं। अब ये हालात बन गए, अच्छा तो हम चलते हैं,
और ये इसलिए जरूरी है कि वो काराकाट जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा वहां के हमेशा चुनाव लड़ते रहने वाले व्यक्ति हैं, और एनडीए के उम्मीदवार के साथ में ऐसे दृश्य बन रहे हैं। हमने देखा कुछ समय पहले किस तरीके से हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष को जम्मू कश्मीर में जनरल वीके सिंह को दुत्कारा गया। लोग अग्निवीर पर सवाल पूछ रहे हैं, पूर्व सैनिक सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह के दृश्य जो है हर जगह बन रहे हैं। आपको हरियाणा पंजाब है ही, तो ये एक आबो हवा को बताता है। इस पर हम बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये पूरे देश की आबो हवा को बताता है। दूसरी बात ये है कि मुद्दा नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं कि किस बात पर हम वोट मांगे, भूल गए हैं। भाई राम मंदिर पर बहुत उम्मीद थी, और था कि ऐसा प्लान करेंगे कि जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा, रामनवमी तक फिजा बना देंगे, अप्रैल तक चुनाव होगा, सब पूरे देश के गांव-गांव से लोगों को उठा के दर्शन कराएंगे और एक माहौल बना के रखेंगे। लेकिन जो सर्वे जो लेटेस्ट आया है CSDS का, लोग बता रहे हैं कि 8% लोग राम मंदिर को मुद्दा मानते हैं। आप समझिए सारा प्रयास खत्म हो गया। हिंदुत्व के विषय पर 2% लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा है। तो मुद्दा क्या है? महंगाई और बेरोजगारी। और ये 50% चला गया है जो लोग कह रहे हैं कि मुद्दा है, और 2019 के मुकाबले 20% ज्यादा वोटर हैं जो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं। ये जो 20% का इंक्रीज हुआ है महंगाई और बेरोजगारी के लिए, यही सत्ता परिवर्तन का कारण बनने जा रहा है। इस बात को नोट कर लिया जाए, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। इस पर नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, इसी पर सबका ध्यान है। बाकी वो भ्रष्टाचारियों को जेल में जब बोलते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, रैली में कोई ताली नहीं बजाता है जैसे पहले ताली बजाया करता था। कारण यह है कि इन्होंने अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार का समंदर बना दिया है। जिस जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, सबको, सभी नाली नदी को बुला करके उन्होंने अपने में संभाल लिया है। तो अब भ्रष्टाचारियों को जेल में बोलने की, भेजने की बात करने पर कोई पब्लिक ताली नहीं बजा रही। ये उनके बता रहा है कि अब वो क्या बात करें, तो श्री राम की बात करने लगते हैं। कम से कम श्री राम की बात करेंगे तो लोग मतलब हुटिंग तो नहीं करेंगे। अब श्री राम का नाम एक तरह से जनता के गुस्से से बचने के लिए एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। पहले श्री राम का नाम वोट मांगने के लिए इस्तेमाल होता था, ये हालात बदल गए हैं। अब श्री राम का नाम जनता के गुस्से से बचने के लिए होने लगा है। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, और हालात ऐसे बदले हैं कि मुद्दे, क्योंकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ऐसा घोषणा पत्र आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आया नहीं था। चाहे वो लेफ्ट का घोषणा पत्र हो, राइट का घोषणा पत्र हो, खुद कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, ऐसा कभी आया नहीं था। आज जब ठोक के राहुल गांधी बोलते हैं कि हम ठेका प्रथा बंद कर देंगे, पूरे देश के में सबसे ज्यादा ठेकेदार मजदूर हैं, संगठित मजदूर की संख्या बहुत कम है, वही नौकरी से अलग होते हैं, उन्हीं की समस्याएं जाती हैं, वही बेरोजगार होते हैं। उनकी उनका जो कोर क्वेश्चन है उसको वो एड्रेस कर रहे होते हैं कि हम खत्म कर देंगे ठेकेदारी प्रथा। जब वो कहते हैं कि हम हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, तो एक उम्मीद जगती है कि कम से कम एक परिवार जो है उस पैसे से संभलेगा, कुछ काम होगा, कुछ बात होगी। जब वो कहते हैं कि हर नौजवान को पहली नौकरी पक्का हम देंगे, जो एक पढ़ाई कर लेगा, जो अप्रेंटिसशिप वगैरह, तो उससे उम्मीद जगती है कि बेरोजगारी की दुर्दशा जो है वो तो खत्म होगी। और इन सवालों का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो इससे अच्छा प्लान लेकर आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका कमिटमेंट इस वर्किंग क्लास के साथ नहीं है, उनका कमिटमेंट अपर क्लास के साथ है। वो अडानी के लिए काम करना चाहते हैं, उनका सारा कमिटमेंट वहां है। उनकी हिम्मत नहीं है कि इससे बढ़िया घोषणा पत्र लाकर दे सके। ये सबसे बड़ी जीत है इंडिया की। भाई पहले तो इंडिया ने घोषणा पत्र ला दिया, तुलना होती तो आप इससे 2-4 और मांग जोड़ करके ला देते,
लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस बीजेपी सरकार का कमिटमेंट, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं कर सकते, कि किसानों को एमएसपी देने की बात नहीं कर सकते, और बाकी जो मुद्दे हमने बताए उसकी बात नहीं कर सकते। ये वो कारण है जहां की इंडिया एक्सेप्टेबल हो रहा है और एनडीए रिजेक्टेबल हो रहा है, और ये लगातार दोनों के बीच फासला बढ़ रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 4% का जंप इंडिया के पक्ष में आया, लेकिन ये हर प्रदेश में ये हाल है। कोई अच्छे से सर्वे तो कर ले, बहुत तेजी से ये फासला बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार निश्चित रूप से बदल रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इसलिए नहीं कि इंडिया ने कुछ अच्छा काम कर दिया है, लेकिन इंडिया ने एक उम्मीद जगाई है कि इस भ्रष्ट शासन से मुक्ति देंगे, इस अमीर सरकार के बजाय प्रो पीपल सरकार हम लाएंगे, ये विश्वास दिलाया है। इसलिए जनता वर्तमान सरकार का विकल्प के तौर पर इंडिया को देखने लगी है। जी। लेकिन विकल्प के रूप में एक तरफ जनता देख रही है, दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है वो किस रूप में चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बानगी शुरुआत में रख रहा था मैं, और उसमें राम का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूं राशिद जहीर जी आपके पास, आपसे जरा समझो राशिद जी कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बहुत गहमा गहमी का माहौल है, और ऐसे में आपके शहर में ही राम का रोल करने वाले अरुण गोविल जो हैं वो राम की तस्वीर लेकर घूमते हैं। आज ही जो अभी थोड़ी देर पहले जो बाइट सुन रहे थे आप, आज की ही बाइट है योगी आदित्यनाथ की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे लगवा रहे हैं। धमकियां चमकियां तो उनके भाषणों में हमेशा से रहता आया है, वो सब सुनते आए हैं हम लोग, और उसकी बहुत सारी इनके भाषणों के दोनों भाषणों को अगर सुन लीजिए, या उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनिए, तो नफरत की आग वहां सुलगती हुई दिखाई देगी। आपसे समझना चाहता हूं कि जनता इन सब के बीच भी किधर दिखाई दे रही है, और वोटर का मिजाज क्या कह रहा है। जो हमारे साथी अभी प्रेम कुमार कह रहे थे कि 4% का अंतर दिखाई दे रहा है, अभी अभी जो सर्वे आया है उसमें जो 4% गैप को बढ़ा है, या कहें तो 4% एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया गठबंधन का बढ़ गया है। ऐसे में अब मिजाज क्या है, और क्या ये मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अगर राम का नाम नहीं चल पाया तो देश में क्या चलेगा, इसलिए जरा समझना चाहता हूं आपसे कि चल क्या रहा है आखिर। राजीव सर, सबसे पहले अगर आपने जब श्री राम जी का जिक्र किया है तो मैं उसी के बारे में दो बात कह देना चाहता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने बनाए हुए उस समूह से इतनी ज्यादा अभिभूत है कि उसको ये नहीं मालूम कि वो गुजरात में तो रावण को जिता कर लेकर आ गए थे। जब अरविंद त्रिवेदी नाम का वो किरदार जिसने रावण का रोल अदा किया था रामायण में, उनको लेकर आ गए थे, यानी कि रावण भी इनके परिवार के हो गए, भारतीय जनता पार्टी के। और यहां श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाले अरुण गोविल जी को भी लेकर आ गए। तो सोचते ये हैं कि चित भी अपनी और पट भी अपनी, जबकि पैरों के नीचे से जमीन कुछ इस तरह से निकली हुई है कि अगर मैं आपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4, 5, 6 सीटों की बात करूं तो जो बड़े मजबूत गढ़ कहे जाते थे, खास करके मेरठ, जहां से मोदी जी हमेशा से 2014, 19, 24 अपना श्री गणेश करते हैं, यहां हालात ये हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जातीय समीकरण के एतबार से इस कदर मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है यहां पर, भले ही वो होल्डिंग्स में ना नजर आ रहा हो, उसको प्रशासन का कोई सहयोग ना मिल पा रहा हो, लेकिन उसको जनता लड़ा रही है। और जातीय समीकरण को जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने बांध दिया है इस बार, कि इनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम मुजफ्फरनगर किस प्रकार से जीते, मेरठ किस प्रकार से जीते और कैराना किस प्रकार से जीते। और जो मुखालफत है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो मुखालफत जो है ट्रांसफर हो गई है अखिलेश यादव की पार्टी पर, लेकिन वोटिंग डे के समय उनके अंदर नीरसता बिल्कुल साफ नजर आएगी। थोड़ा सा जातीय समीकरण की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुजफ्फरनगर में राजीव जी 1.5 लाख ठाकुर हैं। भले ही जाट बाहुल्य सीट कहा जाता हो, लेकिन जाट यहां सिर्फ 12% है। सबसे ज्यादा जो वोट है या बनिया समाज का है, लेकिन 1.5 लाख ठाकुर है। अब आप ये देखिए कि नानोता हो या सरदाना का कपसाड़ हो या आसपास की जगह हो, वहां जो ठाकुर समाज ने, क्षत्रिय समाज ने जिस प्रकार से अपने उत्पीड़न होने के बात को कही है, और एक आशंका जो सिर्फ पत्रकार जगत में रहा करती थी कि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, योगी जी पर गाज गिर जाएगी, वो वाली बात यहां के कस्बे के एक छोटे से समुदाय में,
ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज उस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सबक नहीं सिखाया गया तो अगला नंबर बाकायदा योगी जी का, उसका वीडियो भी काफी वायरल है, हमारे पास भी है। तो यहां एक तो उनको इंडिया अलायंस से लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उनका जो कोर वोट है, ये जाट वोट जो है ना राजीव जी, ये लोक नीति के अनुसार पिछले 35 वर्ष से जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। ठाकुर समाज, ये तमाम समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। आज ये वोटर भी ये सोचता है कि कैराना के अंदर जो राणा जी खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। इकरा हसन का इतना जबरदस्त तरीके का वहां पर इस्तकबाल हो रहा है तमाम जगहों पर, और संजीव बालियान की हालात इतने खराब हैं, और मेरठ के अंदर श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाले की मुखालफत तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन नीरसता इतनी ज्यादा है कि लोग वोटिंग डे के दिन पता चल जाएगा कि मुस्लिम समाज और दलित समाज इकट्ठा होकर के तो वोट देने जा रहा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी मानिए या किसी प्रकार का नीरसता मानिए या बेरोजगारी और महंगाई के हालात भले मुंह से ना कह पाए हों, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो इनका कोर वोट है उनके मन मन में अब ये बात आ चुकी है कि दरअसल हालात बस से ज्यादा बदतर है। लेकिन बहरहाल इन लोगों ने एक ऐसा, मैं कह सकता हूं, ओरा बांध दिया है कि अखिलेश यादव की पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के साथी हो या कांग्रेस हो, उनको बेसिकली एक विलन की तरह ये हमेशा शो करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करते हैं। इसी वजह से डरा डरा करके वोट ये कमल के फूल पर बाज दफा डलवा देते हैं। लेकिन इस बार के हालात दूसरे हैं। बिजनौर चले जाइए, मेरठ चले जाइए, मुरादाबाद चले जाइए, हाँ एक शंका जरूर है, मटेरियल तो काफी है राजीव जी इलेक्शन लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के पास, वही हमारे साथी लोग जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन उस मटेरियल को पूरी तरह से बांध करके किस प्रकार से हंडिया चलाई जाए, इसमें कहीं कोई कमी है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के एतबार से लोगों की शंकाएं ये हैं कि जिस तरह से विपक्षी कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिल पा रही है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे पश्चिम में तो भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग्स और बैनर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी लोगों के ज्यादा नजर नहीं आ रहे। उनका चुनाव तो दरअसल जनता लड़ रही है। एक बात तो मन में यहाँ के वोटर्स की यह है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी और ये प्रशासनिक स्तर के अधिकारी सही चुनाव होने देंगे या नहीं होने देंगे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग जिस प्रकार से कैंडिडेट को लेकर आए हैं, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, वो समीकरण के एतबार से तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और उसको आखिर वक्त तक किस प्रकार से चढ़ा देना है, इसमें कहीं थोड़ी सी चूक है। क्योंकि कैंडिडेट को भी थोड़ा सा खुले हाथ नहीं मिल रहे हैं, उनको इतनी इजाजत भी नहीं मिल पा रही है। आज ही मैं फील्ड में था तो मुझे पता चला कि मेरठ के जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के, उनको इजाजत नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की चीजें बैकडोर से, मुरादाबाद का एक IAS अफसर है, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 5 साल से वो जमा हुआ है, उसके बारे में आ चुका कि 9 इलेक्शन वो अपने कार्यकाल में करा चुका है। रामपुर का इलेक्शन पूरी दुनिया ने देखा, चुनाव आयोग के ऊपर किस प्रकार से लानत मलामत दी गई है, उसी अधिकारी के साथ है। लेकिन आज वहां के हालात दूसरे हैं, संबल सीट खतरे में है। समीकरण होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन को दरअसल इस तरफ से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी जो ये मटेरियल है, महंगाई का, बेरोजगारी का, तमाम चीजों का, इनको समायोजन करके वो किस प्रकार से पाए तक मील तक पहुंचते हैं। अगर वो नहीं पहुंचे तो ये समझ लीजिए राजीव जी कि लबे बाम आकर के मंजिल रह जाएगी। ये एक बड़ी शंका है। हालांकि कोई सा भी सर्वे आया हो उसमें हिंदुत्व को नकार दिया गया है, उसमें राम मंदिर को भी कह दिया गया है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दे वोटिंग डे पर आकर के किस प्रकार से वोट में तब्दील हो, क्योंकि वोट करते समय ये मुद्दे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जातीय समीकरण रह जाता है, कैंडिडेट की जात रह जाती है, पार्टी का ओरा रह जाता है। उस सूरत में आखिरी कदम विपक्ष के जो सत्तागढ़ ये इंडियन अलायंस है, इसको ये समझ लेना चाहिए कि हमें आखिरी चोट अच्छी तरीके से मार देनी है, तब जाकर के बात बनेगी, वरना इनकी जमीन पूरी तरह से बनी हुई है अभी तक। जी, जमीन बनी हुई है इंडिया गठबंधन की, लेकिन जमीन खिसक रही है शायद एनडीए की या कहें तो बीजेपी की। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात अभी कर रहे थे राशिद जी भी, और इनसे पहले प्रेम कुमार, दोनों ने बिहार और उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से बताया कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में, उधर ओम प्रकाश कुशवाहा के साथ जो कुछ चल रहा है और वो उसकी बानगी उन्होंने पेश की, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर इन्होंने रख दी है राशिद जहीर ने। कैसे यहां से जरा और आगे बढ़ें, इस कैनवास को थोड़ा और बढ़ाया जाए। उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर की बात, उंडू कश्मीर गांव है जिसको जोड़ रहे हैं वो कश्मीर से, कश्मीर में पैदा हुए बाबा रामदेव। दोस्तों, बाबा रामदेव वो नहीं
ये किसी और दूसरे बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं, जो राजस्थान के बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव में पैदा हुए थे, उनको भगवान का दर्जा वहां के लोग देते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे लोग जोड़ते हैं, कैसे प्रधानमंत्री जोड़ते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी दाढ़ी कटा लेते हैं, कभी दीदी ओ दीदी कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी बांग्लादेश चले जाते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले भूटान चले गए थे, वो भी एक राज है। खैर, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, क्या ये कैनवास बड़ा किया जाए? जी, राशिद जी ने राजीव जी बहुत माइक्रो डिटेल दे दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, खासकर मेरठ का और उसके आसपास का। मैं थोड़ा इसको बिग पिक्चर में देखते हैं, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है जी। और मोदी जी के हाल के भाषणों को अगर आप देखें तो उन्होंने शुरुआत की इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो से, और उसमें मुस्लिम लीग ढूंढ लाए जो हमको कहीं नहीं मिला। अब वो मटन और फिश या इस तरीके की बातें ढूंढ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि मोदी साहब ने अपना पूरा कैंपेन नफरत के आधार पर जो है वो उसको लॉन्च कर दिया है। यानी उनका जो सेंट्रल पिलर है उनके कैंपेन का वो नफरत है, और हिंदुस्तान की जनता नफरत को रिजेक्ट कर रही है। अभी प्रेम कुमार जी जिस सर्वे का बात कर रहे थे, मैं उसी सर्वे की बात करता हूँ राजीव जी। वो सर्वे में आज दूसरा एक हिस्सा आया है जिसमें 77% हिंदू ये मान रहे हैं कि ये देश सबका है, और इसमें भी 18 से 25 आयु वर्ग के लोग 81% हैं जी। जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी 72% मानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 83% मानते हैं कि इस देश में सब धर्मों का अधिकार है। तो लग रहा है कि देश कहीं और सोच रहा है। देश सोच रहा है रोजगार, देश सोच रहा है बेरोजगार, महंगाई, और मोदी साहब उसको नफरत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। एक और बात राजीव जी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। राहुल गांधी की 2 यात्राएं हुई, लगभग 1.5 साल भर वो यात्राओं में रहे, और उस यात्रा में कोई सर्वे नहीं हुए, कोई स्टडी नहीं हुई, कोई उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ कि उसने समाज पर क्या छाप छोड़ी। ये जब 77% की फिगर आ रही है, 77% हिंदू ये कह रहे हैं कि ये देश सबका है, यहां पे नफरत की हार हो रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है, जो इतने 10 साल 12 साल नफरत की राजनीति इस देश में हुई है। 80-20 की बातें हुई है, बुलडोजर की बातें हुई है, लिंचिंग हुई है, उसका जवाब भारत की जनता दे रही है। और मुझे लग रहा है कि मोदी साहब का एक बड़ा डिस्कनेक्ट है कि वो असल मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की एक स्ट्रेटजी अगर आप देखिएगा जी, इंडिया गठबंधन कैंडिडेट पे और मुद्दों पे केंद्रित है। राहुल गांधी कोई भाषा उठा के देख ले, वो कैंडिडेट और मुद्दों पर केंद्रित है उनका कैंपेन। वो मोदी जी के राष्ट्रीय कैंपेन को की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अपने मुद्दों पर हैं। हाँ, कभी कभी रिएक्ट करते हैं, प्रवक्ता लोग रिएक्ट करते हैं। आप देखिए कि तेजस्वी यादव का भी आप वीडियो दिखा रहे थे, तेजस्वी यादव ने उन शब्दों को दोहराया तक नहीं जो मोदी जी कह रहे हैं, वो अपने मुद्दे पे केंद्रित है। तो इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटजी राजीव जी बहुत साफ है कि वो अपने मुद्दों पे केंद्रित है, वो कैंडिडेट बेस्ड और मुद्दा बेस्ड चुनाव को लड़ाते हैं। और एक जो बात अभी आप कह रहे थे कि तेजस्वी यहाँ, अखिलेश यादव वहाँ, राहुल गांधी तमिलनाडु में, बहुत से लोगों की तो बात ही नहीं होती कि ममता बनर्जी कहाँ है, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, स्टालिन क्या कर रहे हैं। भाई ये लोग भी रोज 4, 5, 6 सभाएं एड्रेस कर रहे हैं जी। मोदी जी के पास, क्योंकि मीडिया है तो इसलिए उनका दिखाई दे जाता है। एक बात, दूसरी एक और बात कंपेयर कीजिए राजीव जी, और इस पे कभी वीडियो भी हम लोग बना सकते हैं। कभी आप मोदी जी की सभा में आए हुए लोगों का बॉडी लैंग्वेज देखिए,
तेजस्वी यादव की सभा में आए हुए जो उनके समर्थक हैं या रैली में जो लोग आए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी की सभा में जो लोग आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक नीरसता जो अभी राशि साहब बता रहे थे कि नीरसता, वो नीरसता दिखाई देती है मोदी साहब की भाषण में भी। कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मोदी जी अगर नफरत के अलावा कुछ और बात करेंगे, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, तो हम समझेंगे कि हाँ भाई ये नई बात कर रहे हैं। तो वो कोई नई बात नहीं आ रही है। और एक आखिरी बात ये राजीव जी कि जो ये सर्वे आया है रोजगार का, चाहे वो नफरत वाला, नफरत के खिलाफ, उसमें युवाओं का बड़ा परसेंटेज है जी। और महिलाओं के प्रति राजीव जी कभी इस पे भी मैं इंतजार करूंगा कोई स्टडी आए महिलाओं का, क्योंकि मैं जो पता कर रहा हूँ राजीव जी कि महिलाओं के राय में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। महिलाओं में एक बात जा रही है कि जो नोटबंदी थी वो एंटी वुमेन, महिला विरोधी था, क्योंकि महिलाओं की जो सेविंग थी कैश की वो निकल गई थी। गैस के दाम जिस तरीके से बढ़े वो महिला विरोधी है। तो महिलाओं के अंदर बड़ी तेजी से एक जो है धारणा घर कर रही है। और अगर आप इस डेटा को की एनालिसिस करेंगे राजीव जी, अविश्वास कितना है कि बैंकों में लॉकर बंद हो रहे हैं जी। लॉकर, अधिकांश लॉकर घर की महिला चलाती है क्योंकि उसकी ज्वेलरी रखती है। बड़े पैमाने पर लॉकर विथड्रॉ हुए हैं बैंकों के। तो महिलाओं के बीच एक अलग तरीके का डिबेट चल रहा है जो बहुत रोचक होगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। महिला, युवा और ऐसे ही तमाम, चाहे वो और भी दूसरे वर्ग के लोग हों, और अब तो बहुत जाति आधारित बातें होने लगी हैं, तो उसमें भी ओबीसी और अलग अलग तबकों के लोग वो भी उसी नज़रिए से, उसी हिसाब से देखने लगे हैं। जल्दी से ज़रा आना चाहता हूं पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और कैसे यहाँ इंडिया जो है वो एनडीए पर भारी और खासकर बीजेपी पर भारी दिखाई दे रहा है, और कैसे यहां मोदी जो हैं अब अपने पुराने उस पर आ गए हैं, यानी पुराना जो उनका एजेंडा है। हम लोग अभी तक लगातार चर्चा कर रहे थे इसी न्यूज पॉइंट में कि मुद्दा क्या है। अब धीरे धीरे वो खुल के आ रहा है, पत्ते खुल रहे हैं, और इन पत्तों में जो है हर तीसरा पत्ता जो है वो राम के नाम का दिखाई देता है, धर्म के नाम का दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्वे आ रहे हैं वो राम को या इस मुद्दे को कहीं ना कहीं किनारे कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये बहुत रोचक चुनाव, और इस रोचक चुनाव में मुंह की खाते हुए नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी दिखाई दे रही है क्या? हालांकि अभी रिजल्ट आना बाकी है, अभी तो पहले दौर का चुनाव, उसके लिए 1 सप्ताह का वक्त बाकी है। अगले सप्ताह आज के दिन चुनाव, अभी इस वक्त चुनाव, पहले फेज का चुनाव संपन्न करवाया जा रहा होगा 19 तारीख को, और उससे पहले इतना रोचक अगला सप्ताह ऐसे भी बहुत रोचक होने वाला है। बहुत सारी तैयारियां उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम अलग अलग मसलों पे भी तैयारियां चल रही हैं। और उसके अलावा एनडीए और खासकर बीजेपी जिस राम धुन को उस और मजबूती से बजाने की कोशिश कर रही है, उसमें आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ नफा होने वाला, फायदा होने वाला है? अनम्यूट कर लीजिए, शायद अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, आ रही आवाज, आ रही जी। राजीव जी, हम लोग पहले भी कई अवसर पर यह कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा होता नहीं है। जब पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तब भी हमने देखा था कि कुल मिलाकर चुनाव शुरू होते समय कुछ और बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता जाता है वे हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। 2-3 मुद्दों की बात करना चाहता हूं। सबसे पहले जिन बाबा रामदेव का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर का बता दिया है, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लिखने वाले लोग कौन हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय में या उनके थिंक टैंक में, उनके विचारकों में कोई गूगल भी नहीं करता। 1 मिनट से भी कम समय लगता है डॉक्टर साहब, जिसमें आप किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, घटना के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। मोदी जी का भाषण लिखने वाले अगर जानना चाहते तो उन्हें मालूम हो जाता कि ये जो पीरों के पीर रामसा पीर है, रामसा देव हैं, ये तंवर राजवंश के थे, जिसको तंवर भी कहा जाता है, तोमर भी कहा जाता है। अनंतपाल तोमर जो बाद में दिल्ली के राजा हुए, उस परंपरा के रामदेव पीर थे। जिंदा समाधि उन्होंने पोखरण में ली थी। राजीव जी, आज भी पूरे उत्तर भारत में लोग बाबा रामदेव के मेले के लिए पैदल जाते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ क्षेत्र में आपको सड़कों पर इन यात्रियों के, इन भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सड़कों पर हर 1 किलोमीटर पर मिलेगी जब वो मेला भरता है। तो प्रधानमंत्री उन्होंने कश्मीर का बता दिया। दूसरा मुद्दा भी जो लेकर आए खान पान का, वे कह रहे हैं सावन में लोग मांस खाते हैं, नवदुर्गा में मांस खाने की बात हो रही है, वीडियो दिखाए जा रहे हैं। एक मैप है, एक नक्शा है भारत में नॉनवेज खाने वालों का। हमारी टीम के पास अगर हो, मैंने भेजा तो वो नक्शा दिखा दें। तो भारतवर्ष के 70% लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। ये नक्शा जो हमारी स्क्रीन पर दर्शक देख लें, जो बहुत गहरा लाल रंग है, इस गहरे लाल रंग में 75% लोग, सबसे गहरे लाल रंग वाले क्षेत्र में, इस भारतवर्ष के इस पूरे नक्शे में 75% लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं। इसमें हमारा मध्य प्रदेश भी दिखाई दे रहा है। 51% लोग नॉनवेज खाते हैं। तो प्रधानमंत्री सिर्फ सामिश निरामिष भोजन की बात करके, वेज नॉनवेज की बात करके सिर्फ अपने हिंदू मुस्लिम नफरत के एजेंडे पर आना चाहते हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बता दी, अब वे खान पान की बात करने लगे हैं। तो मुझे अब ये चिंता हो रही है कि जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा और उसके बाद के 6 चरण और बचेंगे, ऐसा कोई नफरत का एजेंडा नहीं होगा जो मोदी जी या बीजेपी जनता के बीच लेकर नहीं आएंगे। आपने अभी योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनवाया। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवान राम के नाम पर वोट मांग चुके हैं, कृष्ण के नाम पर वोट मांग चुके हैं। पूरे देश में मोदी जी सहित बीजेपी के सारे नेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन चूंकि एनडीए गठबंधन का घटक दल है भारत का निर्वाचन आयोग, इसलिए वो पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। वरना अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करे तो इनमें से बहुत सारे लोगों के तो आयोजनों पर प्रतिबंध लग जाएंगे। इनके भाषण देने पर, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा सकता है चुनाव आयोग। वैसा कुछ होगा नहीं। अब आते हैं कि जनता का मूड क्या है। जो सीएसडीएस के सर्वे की बात अभी प्रेम कुमार जी कर रहे थे, राशिद भाई भी कर रहे थे, प्रशांत जी ने भी कहा, वो जनता के मूड को बता रहा है कि जनता असली मुद्दों पर बात कर रही है। अब असली चुनौती ये है कि जो इंडिया नाम का गठबंधन है और उसके जो नेता हैं, वे ऐसी कोई नो बॉल ना फेंकें, वो कोई ऐसा सेल्फ गोल करने वाला बयान न दें, ऐसा कुछ भी ना करें तो जनता उनकी तरफ इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जनता का मूड बता रहा है कि जनता बेरोजगारी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है। वो मंदिर बन गया, बहुत धन्यवाद। जनता ने मान लिया कि आपने मंदिर बनवा दिया, भले वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, लेकिन उससे जिंदगी चलने वाली नहीं है। सिर्फ मंदिर बनने से किसी घर के बेरोजगार युवक या युवती को नौकरी मिलने वाली नहीं। तो अब देश नौकरी की बात कर रहा है, देश महंगाई की बात कर रहा है, देश अब सीमाओं की रक्षा की भी बात कर रहा है। देश पूछ रहा है कि आप मुर्गा और मछली की बात तो करते हैं, कौन मुर्गा खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, लेकिन चीन हमारे देश की कितनी धरती खा गया, कितने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन खा गया चीन, उस देश के नाम का उच्चारण नहीं करते आप। तो इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन, उसके नेता, उसका चुनाव का अपना दृष्टि पत्र, उसका विजन डॉक्यूमेंट, जिसे आप घोषणा पत्र कहते हैं, वो जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा, शायद इससे पहले किसी राजनीतिक दल ने ऐसा घोषणा पत्र देश के सामने नहीं रखा था जैसा कांग्रेस ने रखा है, और सारे घटक दल साथ हैं। कोई ऐसा बड़ा
बड़ी रार तकरार, कोई मनमुटाव, कोई भेदभाव, कोई मनभेद दिखाई नहीं दे रहा। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी को ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिन रामदेव बाबा के नाम की माला वे जप रहे हैं, वे रामदेव बाबा तो हिंदू मुस्लिम एकता के, दलितों की पक्षधरता के प्रतीक थे, सर्वोच्च प्रतीक थे अपने युग में वे। इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया लोगों ने। यद्यपि वे राज परिवार से थे, उन्हें पोखरण की जागीर मिली थी उन्हें, इसके बावजूद अगर उनसे ही कुछ सीखना है मोदी जी को, तो कम से कम हिंदू मुस्लिम की बात करना बंद कर दें। जी राजीव जी। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, आप तो इतिहास के पन्नों को पलटकर और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, दर्शकों को भी बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इतिहास के पन्नों में गलत तरीके से क्यों घुस जाते हैं? क्या क्या बातें आप याद कीजिए। तक्षशिला को पटना ले आए थे, बाबा गोरखनाथ से लेकर कबीरदास तक और गुरु नानक देव, तीनों को एक साथ उन्होंने बैठा दिया था एक मंच पे, और ऐसी बहुत सारी। और अब कहाँ कश्मीर, कहाँ उंडू कश्मीर, वहाँ तक की बात कर रहे हैं। इतने कई कुछ नहीं तो दसियों बीसियों उदाहरण सामने होंगे जहाँ प्रधानमंत्री ने इतिहास के पन्नों को फाड़ के फेंक डाला हो। ये कह सकते हैं कि पढ़ना ही नहीं, लेकिन बोलना ज़रूर है, बोलते हैं। और पिछले 10 साल में उन्होंने जो कुछ किया है उसके इतिहास को भी देखिए, तो अभी वो स्टार्टर की बात कर रहे हैं, एपेटाइजर की बात कर रहे हैं, और 10 साल से पहले के इतिहास के पन्नों को अगर वो पलटते हैं तो पता नहीं और क्या क्या कहते हैं और कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। सुनील शुक्ला जी, ये इतिहास की जो बात है और इन बातों के बीच ये चुनाव, और उसमें 500 साल पुराना इतिहास भी लेके आज आ रहे थे प्रधानमंत्री जी भी, और उधर योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर का नाम भी ले रहे हैं, राम के नाम पे आ गए हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। जरा आपसे समझूं कि क्या ये तमाम बातें देश की जनता अब नहीं समझ रही है? क्या जो रिफ्लेक्शन है जिसके बारे में अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी और उनसे पहले प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे, रिफ्लेक्शन जो दिखाई दे रहा है CSDS लोक नीति के सर्वे में, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, उसमें जो है ये सब देश की जनता का ही तो एक कहें तो उन्हीं के द्वारा कही गई बातें हैं जो हम और आप अब एक दूसरे ढंग से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये बात तो एनडीए को भी, बीजेपी को भी समझ में आ रही होगी ना। क्या यहाँ से अब एक नया संकट दिखाई दे रहा है बीजेपी के अंदर? क्योंकि चुनाव ये 19 तारीख को खत्म नहीं होने जा रहा है, चुनाव 1 जून को खत्म होगा, 7 चरणों का मतदान, उसके बाद इंतजार रहेगा 4 जून का। जरा आपसे समझो, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के कैनवास में ये जो संकट है जिसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के थ्रू हमेशा किया जाता रहा। कभी दक्षिण में कुछ और कह देते हैं, उत्तर में कुछ और कहते हैं, पूरब में कुछ और कहते हैं, पश्चिम में कुछ और कहते हैं। किधर जा रहा है चुनाव? राजीव जी धन्यवाद। एक तो इस तरह के सर्वेक्षणों पे मेरा बहुत विश्वास है नहीं, निजी तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, और मुझे सर्वेक्षण करता कभी मिले नहीं, इसी आधार पर भी कर रहा हूं आपको। लेकिन मेरा इस बात का अनुभव है कि राम मंदिर लोगों के जनजीवन पर असर नहीं डालता। मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, लोगों ने गिरा दिया था और उनको बड़ी सत्ता की चाहत थी। 1993 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मतदान नहीं किया। कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता उस समय मुख्यमंत्री थे जब यह बाबरी मस्जिद गिरी थी। और न केवल उत्तर प्रदेश में, राकेश पाठक जी के राज्य मध्य प्रदेश में भी सुंदरलाल पटवा की सरकार चली गई थी। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी शांता कुमार की सरकार चली गई थी, चुन करके नहीं आई। सरकारों से लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप राम का नाम लेंगे, किसी मस्जिद का नाम लेंगे, किसी चर्च का नाम लेंगे कि हमने बनवा दिया, हमने बिगाड़ दिया। ये कभी लोग स्वीकार कर ही नहीं सकते। इनको लगता है, इन राजनीतिक दलों को लगता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर अपनी राजनीति कर सकते हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास बहुत दिनों से बहुत सारे इलाकों में हो रहा है। हमारी, आपके और हम लोग जितने लोग बैठे हैं सबकी जानकारी में है
कि किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक संघ की शाखाएं केरल में चलती हैं। क्या स्थिति है वहां? कितने प्रतिशत मत मिलते हैं इनको? सर्वाधिक संघ की शाखाएं उत्तर पूर्व के राज्यों में चलती हैं। लगभग पूरा उत्तर पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को छोड़ दिया है। उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहा है। होता क्या है कि अगर आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों के ऊपर अपने आप को केंद्रित नहीं करते तो आपकी जन स्वीकृति बनती नहीं है। प्रधानमंत्री जी सहित जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने भाषणों में केवल 3 ही मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्यों? कि 10 साल की उपलब्धियां बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत अल्प जानकारी मेरी है, लेकिन मैं आजाद हिंदुस्तान को तो जानता हूं ना। आजाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। सरेआम खुले आसमान नीचे बोलते हैं वो, जैसे इस देश के लोगों ने देश के लोग अपने देश के प्रगति में उनका कोई योगदान ना हो। पूरी दुनिया के जो संस्थाओं के मानक को तय करने वाले लोग हैं, वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दुनिया के 50 विश्वविद्यालयों में से एक मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस पर हमला करती है। पूरी की पूरी सरकार उस पर हमला करती है। वो अलग दृष्टिकोण है। इनको स्वीकार ही नहीं करना है कि सरकार इस देश को बनाने में अतीत में हमारे राजनेताओं ने, हमारे नायकों ने कितना योगदान किया। क्योंकि जब आप उनके योगदान की बात करेंगे तो आप कहीं ठहरते नहीं है। क्या लोग इस देश की जनता समझती नहीं है कि राम मंदिर अगर इतना ही आपके लिए आस्था का विषय था या आस्था का विषय है, तो आप अधूरे मंदिर के लिए क्यों प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे? इतिहास के किस दौर में किस राजा ने, किस प्रजा ने, किस स्वामी ने, किस धार्मिक गुरु ने आधे अधूरे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की है? मेरी जानकारी में तो नहीं, मेरी स्मृतियों में नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लगता है कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए करते हैं। धार्मिक जिस आयोजन को लेकर के धार्मिक गुरु आपके साथ नहीं खड़े हैं, फिर भी आप उस आयोजन में आपकी सक्रियता है। तो धार्मिक मामलों में हम राजनीतिक नेताओं को मानेंगे या अपने धार्मिक गुरुओं को मानेंगे? धार्मिक गुरु तो आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो उस मुद्दे को इस देश की जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? जिस CSDS के सर्वेक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं, 8% लोग उसके साथ हैं। हिंदुत्व के नाम पर 2% लोग हैं, जो जिस सर्वेक्षण की बात प्रेम कुमार जी ने कही। आप अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देख लीजिए कि कौन लोग हैं ऐसे हैं। हाँ हैं, बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं कि कुछ लोग हैं, लेकिन जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या नगण्य है, उनकी पहचान नहीं हो सकती। देश की हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार गवर्नेंस के लिए चुनते हैं, हम सरकार सुशासन के लिए चुनते हैं, हम सरकार अपने जीवन में बदलाव के लिए चुनते हैं, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए चुनते हैं। इसलिए सरकारें बनती हैं। सरकार धार्मिक मामलों के सुलझाने के लिए नहीं बनती। यह समाज का काम है, धार्मिक गुरुओं का काम है, धार्मिक संस्थाओं का काम है, वो करते रहेंगे। तो ये संभव नहीं है कि अगर आप अपने 10 साल में गवर्नेंस की बात नहीं करते हैं तो आपको उतनी गंभीरता से सुना जाएगा जितनी गंभीरता से आपको 2014 में सुना गया था, जब आप गवर्नेंस की बात कर रहे थे, आप देश के विकास की बात कर रहे थे, आप गुजरात के विकास मॉडल की बात कर रहे थे, एक नया भारत बनाने की बात कर रहे थे। 2014 में तो आपने किसी की बात नहीं कही थी। हम 50 बार भाषण सुन चुके हैं जिसमें आप कहते हैं कि भगवान राम हमारे लिए आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। आज राजनीति के विषय कैसे हो गए? आप उनके नाम वोट कैसे मांगने लगे? सवाल ये नहीं है। सवाल है कि अगर आप जनता से जुड़े हुए सवालों का समाधान नहीं करना चाहते तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई आपकी आस्था नहीं है। जो बात कही जा रही है कि 2024 में अगर चुनाव जीत करके आ गए तो चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये लोगों के मन में संदेह है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव होंगे ही नहीं। यह बात लोगों को जड़ पकड़ती दिखाई पड़ रही है, लोगों के घर पकड़ती दिखाई पड़ रही है। सवाल है कि अगर आप राजनीतिक दलों को समान अवसर नहीं देंगे, विपक्षी दलों को उनके राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का मौका नहीं देंगे, उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे, उनके संसाधनों, आर्थिक संसाधनों को सुखा देने का प्रयास करेंगे, और क्या तरीका होता है?
चुनाव होने देने और न होने देने के लिए और क्या तरीके अपनाए जाते हैं। अगर आप विपक्षी दलों को स्वीकार नहीं करते, विपक्षी दलों की राजनीति को स्वीकार नहीं करते, विपक्ष विरोध के विमर्श को स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो चुनाव में अवरोध पैदा करने की तो ही कोशिशें हैं। अगर इस देश के का एक बड़ा वर्ग चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के विश्वास पैदा करता है, अब अविश्वास व्यक्त करता है, तो उस अविश्वास को दूर करने का प्रयास नहीं करते, कोई संस्थागत प्रयास नहीं दिखाई पड़ता। चुनाव को बेईमानी करने के कई तरीके होते हैं। तो क्या अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों परंपराओं पे हमला करेंगे तो लोग आप पे विश्वास कर लेंगे? क्या 60, 70 साल, 75 साल की जो हमारे देश की परंपराएं हैं वह इतना बेईमानी है? संभव नहीं है ये। लोगों ने जिन चीजों के लिए आपको सरकार में लाया था, कुछ भी आप बेरोजगारी की बात नहीं करते। ये बात लोग कहते हैं कि सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग जितने लोग विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं, सबको नौकरी थोड़ी मिली, लेकिन सरकारें नौकरी देती हुई दिखी। सरकारों ने बड़े पैमाने पर हजारों लोगों को नौकरियां दी। 17 महीने के कार्यकाल में इसी बिहार की सरकार ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दिया। इसी बिहार की सरकार ने। सरकार के बारे में, लोक प्रशासन के विद्यार्थी रहा हूं, ये कहा जाता है कि स्टेट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है जी। सरकार की नौकरी देती हुई दिखाई तो पड़े, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। आप रोजगार की बात ही नहीं करते। आज के दौर में भी आप ये नहीं बताने के लिए तैयार हैं कि आने वाले दिनों में आपका नौकरी आपकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। और जो बात कही जा रही है कि सरकार की जितनी नीतियां हैं उससे महिलाएं ही प्रभावित हुई हैं। अगर महंगाई बढ़ी है तो घर कौन चलाता है? अगर गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है तो किसके ऊपर खर्चे आए बढ़े? नोटबंदी लागू हुई, किसके ऊपर असर पड़ा? सब महिलाओं के ऊपर असर पड़ता है। अगर उनके घरों में उनके बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं तो सर्वाधिक कौन परेशान होता है? माताएं। ये पूरा का पूरा जो हमारे देश का सामाजिक संरचना है वो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो सरकार की जन विरोधी नीतियां रही हैं, जिसको विपक्ष जन विरोधी नीति बताता रहा है, उससे सीधे सीधे महिलाएं प्रभावित हैं। रोजगार करने के लिए आप ये लगता है कि युवकों को आप संबोधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की दशा में परिवार अगर प्रभावित है तो उस परिवार में सर्वाधिक माताएं प्रभावित हैं, माएं प्रभावित होती हैं। आप उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उसका असर माताओं के ऊपर पड़ता है जी, क्योंकि उनके घर के खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन होते ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, अलग अलग चीजों की कीमतें बढ़ जाए, चीजों की कीमतें बढ़ चली जाएंगी। आप कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे महिला, अगर शिक्षा मांगी है तो महिला प्रभावित है, अगर स्वास्थ्य सेवाएं मांगी हैं उससे महिलाएं प्रभावित हैं। सवाल इस बात का है कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे सरकार ये कह सके कि महिला प्रभावित न होती हो। आपने आरक्षण देने की बात कही, महिलाओं को अलग से आपने कहा कि नारी वंदन अधिनियम आपने बनाया, विधेयक पास कराया जी, इसके लिए आपने विशेष सत्र बुलाई, और लागू कब होगा इसकी बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं होने वाली है। तो क्या केवल आप टोकेनिज्म से, प्रतीकों से आप इस वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। और आपका विश्वास किस कदर है, ये तो साफ साफ लग रहा है ना कि आपका अपने राजनीतिक हितों के, अपने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति में कितना आपका विश्वास है। ये लगता है किस तरह के लोग आपने उम्मीदवार बनाया है, कितने दल बदलों को आप लेकर के आए, किन किन लोगों को अपने साथ जोड़े रखा, जो लोग सीधे सीधे आपके ऊपर हमलावर रहे हैं जी। दूसरी चीज, मैं जो उत्तर प्रदेश की मैं बनती बात कर रहा हूं कि पहले चरण में जिन राज्यों में जिन संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 8 संसदीय सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। इन 8 में से 5 सीटों पर पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। आज वहां पे एक नया राजनीतिक स्थिति बनने लगी। हमारे जैसे लोगों की यह समझ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के मैदान में उतरने से जो इंडिया गठबंधन है उसको नुकसान होगा, या मायावती जी के अलग चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन मायावती जी ने जिस तरह के उम्मीदवार खड़े किए हैं,
जो सामाजिक समीकरण उन उम्मीदवारों के मैदान में आने से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बीजेपी को नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। इन 8 सीटों पर, एक नहीं 8 के 8 सीटों पर क्षत्रिय समाज का अलग नाराजगी चल रही है। जाटों के गांव में, खापों में जयंत चौधरी साहब उस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ लाई थी। जाटों को वरीयता या प्रमुखता मिलने के कारण ही क्षत्रिय समाज की नाराजगी है। वीके सिंह साहब का टिकट कटा, संगीत सोम चुनाव हार गए, उनको कहीं स्थापित नहीं किया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते, कोई प्रमुख स्थान नहीं मिला। सुरेश राणा चुनाव हार गए, उनको कोई प्रमुखता नहीं मिली। दिया क्या? और इन 8 के 8 सीटों में कोई क्षत्रिय व्यक्ति नहीं है। संभवतः मुरादाबाद में एक उम्मीदवार इन्होंने उतारा है, और जो उम्मीदवार सर्वेश सिंह या कोई नाम है उनका, केवल एक आदमी को जी। और वो भी एक ऐसी सीट है जो सामाजिक समीकरणों के तहत भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। बावजूद इसके मेरा मानना यह है कि जो क्षत्रिय समाज है उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, वो जाएगा बीजेपी के साथ ही। मेरी अपनी मान्यता, मैं गलत भी हो सकता, लेकिन बदला हुआ जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक परिवेश है, और मायावती जी के जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने उसके राजनीतिक संभावनाओं को बहुत कमजोर करते हैं। जी जी बिल्कुल। इस बीच आपको एक तस्वीर दिखा रहा था, हम जब अभी सुनील शुक्ला जी बात कर रहे थे, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये अभी लाइव तस्वीर आप तक हम पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी और एमके स्टालिन कोयम्बटूर में संयुक्त रैली कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक संयुक्त रैली, उस रैली की ये तस्वीर है, और 5 लाख से ज़्यादा की भीड़ कही जा रही है। यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और ये है तमिलनाडु का कोयम्बटूर, जहाँ राहुल गांधी इस वक्त भाषण दे रहे हैं, और वहीं की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि दक्षिण क्या सचमुच साफ है। आइए खैर चलते हैं, और क्योंकि एक नारा बुलंद किया जा रहा है, हमारे ही चैनल पे सबसे पहले इस नारे का जिक्र हुआ था। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी ने कहा था कि दक्षिण यानी साउथ साफ और नॉर्थ हाफ, क्या यही होने जा रहा है? और यहीं से इसकी शुरुआत, वो जो तस्वीर आप लोग देख रहे थे, अनिल सिन्हा साहब के यहाँ लाइट की दिक्कत है मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी आवाज़ बुलंद है आपकी, और आपके पास ही आना चाहता हूं, फिर भी आना चाहता हूं। अगर आवाज़ आपकी हम तक आ रही हो तो आवाज़ तो आ रही है। इस तस्वीर से ही शुरुआत करना चाहता हूं आपसे। तस्वीर क्या कुछ कहती है? दक्षिण की बात, उत्तर की बात तो हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों की बात कर रहे हैं। अनिल जी, दक्षिण में क्या कुछ चल रहा है? क्या सचमुच दक्षिण साफ है? नहीं, दक्षिण में पहले भी उनका कुछ ज्यादा नहीं था बीजेपी का, और उन्होंने बहुत कोशिश की। देखिए 10 साल में उन्होंने काफी ट्राई किया, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के दक्षिण में एक डिवीजन करने की कोशिश की। कम उनके केरल में आप देखेंगे अभी केरला स्टोरी अभी भी चालू है, फिल्में वो मतलब वो काफी दिखाई जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझको लग नहीं रहा है कि उसका कोई असर हुआ है। और दूसरा ये है कि सबसे मोदी जी को लग रहा है कि देखिए अभी भी वो जो ऑब्सेशन होता है अपने व्यक्तित्व के इमेज को लेकर के, सेल्फ कल्टिवेटेड इमेज रहता है मीडिया ने बनाया हुआ, वो लेकर के वही जा रहे हैं। सब जगह कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वहाँ साउथ में भी। अब बताइए कि मोदी की गारंटी वहाँ कौन ये सुनने वाला है कि मोदी की गारंटी किस तरह की अपील होगी? अब मैं तो आपको कहूंगा कि साउथ की बात आप सोच रहे हैं, बिहार में भी मोदी के नाम पर कौन वोट देगा? मतलब मोदी ऐसा कौन ऐसा आइकन है जिनको कि मोदी के नाम पर कोई वोट दे? तो एक लॉस्ट नैरेटिव का मामला है। और ये जो पूरी बात हुई है चर्चा, उसमें मैं यही जोड़ूंगा कि उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपनी जो तस्वीर बनाई है खुद की, उसी तस्वीर को लेकर के बाहर सब जगह जा रहे हैं, और वो तस्वीर दरक गई है इसका उनको अंदाजा नहीं है। ये मुश्किल है, और उनको कोई चाटुकार और मीडिया या कोई उनको बता नहीं सकता है। जो आप जिस तरह से वो कर रहे हैं वो सब में वही दिखाई देगा, और अपने ही पार्टी स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। अभी बिहार में क्या है, बिहार में वो जो सारे इंपोर्टेड लीडर्स हैं, सम्राट चौधरी, ये सब, वो सब कोई इफेक्टिव नहीं हो रहे। वो बताया ही उन्होंने, प्रेम कुमार जी ने, कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का कुछ नहीं है। चिराग पासवान ने भी उसके 2 अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपना जो खुद और अपने जीजा जी,
इसके अलावा सारे लोग इसी तरह से उठाए हुए लोग हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये और ये दिक्कत ये थी कि विपक्ष को नहीं सुनना, उसके जो चैलेंजेस है उसके बारे में विचार नहीं करना, ये उन्होंने नॉर्म बना लिया, मतलब इसको ही अपना दर्शन बना लिया। अब जो चैलेंज दिया मिल रहा है उनको, उसको एनालाइज करने में या उसको रिस्पॉन्ड करने में वो सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उसको इवेट करके चलना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अब अभी जो मटन और मच्छी वाला चल रहा है, अब लोग हंस रहे हैं, लोग बात बिहार में मिथिला में मछली और ये मांस का मतलब कहते हैं कि छागर मतलब कि बकरा और माछ मतलब मछली और दही, ये 3 चीज नहीं है तो भोज में मत बुलाइए। अब ब्राह्मण भाग जाते हैं, ब्राह्मणों का ये कहना है। तो ये स्थिति लोग बताए उन्होंने, राकेश पाठक जी। पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल में तो मछली की पूजा होती है, पूजा होती है। अब देखिए कि क्या है, उनके सलाहकार कैसे हैं वो देख लीजिए उनको। अब जो लिखने वाले हैं, अच्छा ये घुस कर मारूंगा, ये क्या 2019 में भी चलेगा और 2024 में चलेगा? घुस के ऑलरेडी बैठा हुआ है चीन, और वो इसका जवाब नहीं देकर के आप घुस के मारेंगे वाला डायलॉग मार रहे हैं। ये फिल्मी डायलॉग और जो सेल्फ कल्टिवेटेड इमेज है, और कोई कोहेरेंस हमको अब लग रहा है क्या कि ही इज लूजिंग कोहेरेंस, उनके जो बात तारतम्य नहीं दिखता है। और रिस्पॉन्स के बारे में सही कहा लोगों ने। अब आप देखिए जाइए, नौजवान है तेजस्वी, और उसके दर्शकों को श्रोताओं को देखिए, उनके जो ऑडियंस है उनका देखिए, राहुल गांधी का देखिए, और वो अक्रॉस द कंट्री है, साउथ जाए कहीं जाए उनको लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही कहा प्रशांत जी ने, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो जिस तरह का किया है, जिस तरह से लोगों को एनलाइटन किया है और नई पॉलिटिक्स खड़ी की है, उसके लिए हमको लगता नहीं है कि उनके पास कोई जवाब है, और अकेले हैं। सबसे जो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि कोई उनके साथ नहीं है, बीजेपी में भी, महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग लोग जो है उनका आप देख लीजिए। और ये योगी जी तो लास्ट, मतलब योगी जी इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, मुझको तो इतना पूरा पक्का भरोसा है कि ये बीजेपी के जो लोग हैं वो भी अंदर से चाहते हुए कि इस बार मोदी जी बैठ जाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे उनका भविष्य खतरे में है। तो इतना कुछ के बाद मुझको लगता नहीं है कि साउथ का तो कोई चांस है नहीं। साउथ में एक और, अब देख, साउथ को इसीलिए वो एड्रेस कर रहे हैं कि नॉर्थ में नॉर्थ साउथ के बारे में बात करके, जैसे सनातन वाला मुद्दा उठाया था, साउथ से ही चला था, इसी तरह से एक डिवाइड, मतलब डिविसिव पॉलिटिक्स और नफरत का इंजेक्शन, ये दो के अलावा कुछ है नहीं, जो हमको लग रहा है कि अब बेअसर हो रहा है। अब उसका असर नहीं रहा है, क्योंकि लोगों के पास और भी कई चीजें आ गई है, और थोड़ा इम्यूनिटी भी डेवलप कर जाता है ना आदमी, तो उसके बाद वो उसको नहीं स्वीकार करता है। एक चीज और है कि उनका एक भरोसा, सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो जो कम्युनलाइज किया है, ये आपको मानना होगा कि एक बड़ा तबका है युवकों में, बहुत बड़ा तबका, और युवकों और हर एक ये में जो कि कम्युनलाइज हुआ है इस बीच में, जिसको कि मोदी मीडिया बराबर उस तरह से ये करती रहती है, फीड करती रहती है। तो वो तब उसके पर बहुत भरोसा है, लेकिन क्या वो भरोसा वो तबका उनको जिता पाएगा, मुझको नहीं लगता। इसीलिए काफी ये मतलब नैरेटिव और इसके हिसाब से इंडिया गठबंधन का एडवांटेज इंडिया गठबंधन आप कह सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और कॉशन करूंगा कि जो सबसे बड़ा एलाय है इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, ये जो इंस्टीट्यूशनल जितना मैकेनिज्म है, वो उस पर मुझको लग रहा है कि वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी रहेगी अभी भी। जी जी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक भाजपा के समर्थक हैं, उन्होंने 4 लाइन लिख के मेरे पास भेजा था, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो कैसे लिख के भेज रहे हैं। लिखा, इंडिया गठबंधन के 300 से ज़्यादा उम्मीदवार, गौर फरमाइएगा, इंडिया गठबंधन के 300 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं भाजपा पर भारी। इंडिया गठबंधन के 300 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं भाजपा पर भारी, 400 पार का झूठा नारा देकर भाजपा वाले कर रहे हैं हार की तैयारी। ये भाजपा के समर्थक हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाहते थे आप? जी, फिर अमरिंदर उपाध्याय जी के पास आ रहा हूं। जी जी राजीव जी, मैं बस एक प्रधानमंत्री जी के आज के भाषण में एक और ऐसी बात आई है जिसको मुझे लगा आपके दर्शकों तक, हमारे दर्शकों तक जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा है कि राजस्थान ने देश को अपने खून से सींचा है, लेकिन कांग्रेस ने इसको पानी के लिए प्यासा मार दिया। तो आश्चर्य की बात है, प्रधानमंत्री जी नहीं जानते 1927 में राजस्थान नहर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने शुरू करवाई थी, उसको गंग नहर भी कहते हैं। बाद में 1958 में गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री थे उस समय नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, उनके समय इसका दोबारा से काम शुरू हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। 1984 में उसका नाम इंदिरा गांधी नहर हुआ। ये सतलज और व्यास नदी पर जो के संगम पर हरिके बांध बना है, वहां से इसको निकाला गया है। 470 किलोमीटर राजस्थान में ये नहर निकलती है, फिर वो हरियाणा और पंजाब वगैरह में जाती है। आप सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, वो सिर्फ सिंचाई नहीं दे के लिए पानी नहीं देती, वो पेयजल भी उपलब्ध कराती है। बहुत सी जगह उससे प्यूरिफिकेशन के बाद पानी पेयजल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो प्रधानमंत्री के भाषण सिर्फ झूठ का पुलिंदा हो गए। ये मेरी अभी अभी नजर पड़ी तो मुझे लगा हमारे दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने प्यासा नहीं मार दिया। ये कांग्रेस के कार्यकाल में ही, जिन 70 सालों में कुछ नहीं हुआ की बात करते हैं, उस गंग नहर को वहां की जीवन रेखा माना जाता है, उसको राजस्थान की गंगा माना जाता है, इस परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्यासा मार दिया राजस्थान को। जी राजीव जी, मैं अनुमति लूंगा, मुझे कहीं एक मीटिंग में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो इतिहास का ज्ञान आप सब जानते हैं दोस्तों, और इतिहास के ज्ञान की बात तो हम कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उस पर चर्चा कर चुके हैं, टिप्पणियां कई कर चुके हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, 400 पार का नारा, क्या ये खुद के लिए मुश्किल भरा है? कुछ और कहना चाह रहा था अमलेंदु जी की आवाज बढ़ाओ। अमलेंदु जी आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रही है, चलिए जुड़िए दोबारा। तब तक प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं जल्दी जल्दी। अब समय कम है, 15-20 मिनट का समय है, 15 मिनट का समय। प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। प्रेम कुमार जी, 400 सीटों का नारा एक बार फिर से आ गया है सामने। देखिए, 400 सीटों का नारा वास्तव में वो दर्शक सही कह रहे हैं, अभिशाप बन गया है बीजेपी के लिए। और पहले ये अपने कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ये लाया गया था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लूज करने का कारण बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में तो लगा कि हम लोगों को बूस्टअप करेंगे, लेकिन आपके चैनल पर हमने बताया था कि दरअसल वो अंदर से मोदी जी ने मान लिया है कि उनको 30% का स्ट्राइक रेट मिलने वाला है और ये 162-65 के बीच में इनकी सीटें रहने वाली है। अब ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई है, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण पहुंच गई है, और नेचुरली पहुंच गई है। तो उसके बाद क्या है कि ये 400 का नारा बोलते साथ लोग सोचते हैं हमें बेवकूफ बना रहा है। एक तो दक्षिण में कहीं पहुंच नहीं है, उत्तर में सब जगह हार रहे हैं, लोग दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी में नाराजगी है। और उसके बाद में हम लोग को झूठ समझा रहा है। 400 पार मुद्दों पर एड्रेस नहीं कर रहा है, रोजगार पर बात नहीं, महंगाई पर बात नहीं, कि फिर भी इनको चाहिए 400 पार। ये जो एक गुस्सा अपने आप पैदा हुआ है इन 400 नारे का प्रतिफल, जिससे कि जनता में निराशा है। और जनता में निराशा होने के कारण जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जब वो प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। तो इसलिए जो मॉरल बूस्टिंग के लिए नारा था, झूठ बोले कौवा काटे, जो है ना, झूठ बोलने का परिणाम हमेशा उल्टा होता है, ये उसका उदाहरण बन गया है 400 पार नारा। चले थे हरिभजन को टन लगे कपास, आप कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने के हौसला बुलंद करने चले थे, आपने तो कार्यकर्ताओं की सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। ये भस्मासुर बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी के लिए। इस चुनाव के बाद ये हेडलाइन आप बना सकते हैं जब चुनाव नतीजे आएंगे। जी जी अमलेंदु जी, आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही है आवाज़। चलिए कोई बात नहीं। प्रशांत टंडन जी, एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हैं करने को, लेकिन कैसे भाजपा के सामने संकट पे संकट आता जा रहा है, उसी की थोड़ा उससे ही पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं? तो बड़ा संकट तो राजीव जी एक केंद्रीय मुद्दे का संकट है।
जो बहुत समय तक पिछला चुनाव देख लें, अगला चुनाव देख लें, जी अभी राशिद साहब बता रहे थे कि गोविल, आवाज नहीं आ रही? आ रही अब आ रही है जी। जी, तो मैं याद दिला दूं राशिद जी को कि अरुण गोविल जी एक बार इलाहाबाद भी गए थे वीपी सिंह के चुनाव प्रचार करने, और वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़कों ने बहुत विरोध किया इनका, भागना पड़ा वहां से। तो देश की जनता ये कोई रामलीला के कलाकार को आप लोग कह राम है, तो देश की जनता इसमें फर्क जानती है कि रामलीला का कलाकार कौन है और राम कौन है। अब बड़ी स्पष्ट हो रही है जिस तरीके से मुद्दे के अभाव में रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज चुनाव की ड्रॉप हो रही है, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। राशिद जी जरा इसी मसले को आगे बढ़ाइए, क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ आप समझते हैं? राजीव जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं, बहुत छोटी छोटी सी। एक बात तो वो कही गई जो तेजस्वी यादव के बारे में फोटो बाकायदा वायरल हुआ है, और प्रधानमंत्री जी भी मटन की और मांस की बात कर रहे हैं। बात यह है कि जब कभी किसी एनजीओ को या किसी पार्टी को या किसी नेता को बर्बाद करना हो, डिफेम करना हो, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि पार्टी को नहीं कहते, आंदोलन को नहीं कहते, एनजीओ को नहीं कहते, उसके चलाने वाले की पर्सनैलिटी को डिफेम कर देते हैं। किसानों के बारे में आपने देख लीजिए, वहां के उस आंदोलन के बारे में नहीं कहा, लेकिन खालिस्तानी उनको बता दिया जो चलाने वाले हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर महिलाएं बैठी थी सीएए को लेकर, तो इनका पुराना प्रोपेगेंडा रहा है। बिहार के अंदर इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है सर, और तेजस्वी यादव इतनी तेजी से गेन कर रहे हैं कि इनको कुछ सूझा नहीं। इनको ये नहीं मालूम पड़ पाया कि नागालैंड का इनके भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष खुद कहता है कि मैं बीफ खाता हूं, रिजिजू साहब कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, और इनके बहुत सारे नेता पारीकर साहब तक कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे तेजस्वी यादव को दिखाई दिया, उनको पर्सनैलिटी उनकी डिफेम करने के लिए, चूंकि उनके आया था पिछले दिनों बीफ पे, जी 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 बहुत सारे लोग हैं, तो वजह यह है कि ये किसी तरह से बदनाम करना चाहते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि 2007 और 8 के डाटा मेरे पास है। विदेशी करेंसी में इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे जो विदेशी करेंसी लाने वाला सेक्टर है वो मीट बोर्ड है। इसीलिए मनमोहन सिंह ने मीट बोर्ड बनाया था। तो ये तो बाकायदा राजस्व बढ़ाने का काम है। अगर इतनी दिक्कत है तो गुजरात के जितने पोर्ट्स हैं उनको बंद कर दीजिए आप। ब्राजील को क्रॉस करके हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 बन जाता है और मीट एक्सपोर्टर का, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हो क्या गया है राजीव जी, आखिरी बात कह के मुझे एक शेर याद आ जाता है, इजाजत हो तो मैं कह देता हूं। एक ऐसा टोला बना दिया गया है अपने इर्द गिर्द, उसमें कहता शायर यह है कि जब अहले किरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब अहले किरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कव्वे गीत सुनाते हों, और जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माजी अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। और एक लाइन और कहने की इजाजत चाहूंगा, समय की कमी है। शायर है ये बेसिकली सीमा पार का, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले पा रहा हूं। मुश्ताक सब्कत नाम है उनका। उन्होंने ये कहा कि जब शाह के एक इशारे पर अपनों में नियाजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत का नजारा करती हों, और जब कलमे जाबिर जालिम की अजमत का कसीदा लिखती हों, जब हक की बातों पर इंसान की जबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहें। तो माहौल इन्होंने इस प्रकार से पैदा कर दिया है सर कि आज के वक्त में यकीन मानिए सोशल मीडिया के उन लोगों को उस तरह से याद किया जाएगा जिस जमाने में कभी फ्रीडम जो बनाया, एक हमारी बाकायदा बनाया गया था, एक लोगों ने अपनी जो है आजादी के लिए किया था। उस समय कुछ पेंटर्स ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी कि उन पेंटिंग से लोगों के अंदर आजादी को पाने की एक ललक पैदा हो गई थी। आज सोशल मीडिया पे बैठे हुए आप जैसे लोगों को सलाम इसलिए करने को बार बार जी चाहता है कि ऐसे हाल में आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो लोगों के हित की है, जो देश के हित की है, वरना माहौल तो इन लोगों ने वही बना दिया। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रशांत जी एक बार फिर से आपके पास, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। प्रशांत जी आ रही? प्रशांत जी आवाज?
प्रशांत जी के पास हमारी आवाज़ शायद नहीं जा रही है, जरा चेक कीजिए हमारे एंड से। और सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे? सुनील जी, एक तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और बिल्कुल राशि जी ने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी शासक दल, सत्तारूढ़ दल को किसी के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। क्या आंदोलन बदनाम हो गया? क्या आपको उन तीनों कानून वापस नहीं लेने पड़े? क्या आपको उन किसानों के सामने नतमस्तक नहीं होना पड़ा? तेजस्वी यादव को आप मांसाहारी कह दें, चाहे कुछ भी कह दें, क्या बिहार की जनता उनको खारिज कर देगी? बिहार जितने भी समुद्र नदियों के रहने वाले इलाके हैं, मांसाहार वहां चरम पर है। समुद्र के किनारे रहने वाले जो इलाके हैं वहां पे मांसाहार और मछली का खाना चरम पर है। पश्चिम बंगाल में जिस आदमी के घर के सामने तालाब नहीं होता, लोग उसको बड़ा हे दृश्य देखते हैं। कोई स्वीकार थोड़ा करता आपकी बात को जी। आप कुछ भी कहते रहिए। और तेजस्वी ने बहुत सही कहा कि मैंने जो बात कही और जो उसका रिएक्शन आया, इसी बात के लिए तो मैंने बात कही थी। वो तो उनकी बात उन्हीं के सिर पर डाल दिया इन्होंने। आपके पास मुद्दों का घोर अभाव है, और मुद्दों का घोर अभाव इसलिए है कि आप अपने गवर्नेंस की पर बात करने की स्थिति में नहीं है। सरकारों को गवर्नेंस पे ही बात करनी पड़ेगी। अगर वो गवर्नेंस पे बात नहीं करते हैं तो लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोयम्बटूर में जहां आपने सभा दिखाई, आज आपने तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष का आपने भविष्य तय कर दिया। बहुत शोर शराबे के साथ आप चुनाव लड़ने के लिए गए थे, और बड़ी भारी उम्मीद कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में। उस कोयम्बटूर में की सभा यह है जहां पे स्टालिन और राहुल गांधी दोनों सभा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कभी गढ़ नहीं रहा। डीएमके, सीपीएम ने बहुत मेहनत किया उस पूरे के पूरे इलाके में। कांग्रेस का बहुत असर रहा, और आप हवाई बातों से, केवल आप अलगाव की बातों से, लोगों में विभेद की बातों से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। आप तमिलनाडु के लोगों को कोई विशेष आर्थिक सहायता नहीं देंगे, सरकार विशेष दर्जे की मांग करेंगी वो नहीं देंगे, केंद्रीय जो अंशदान अर्थव्यवस्था की होगी, कर संग्रह की होगी, उसका भुगतान नहीं करेंगे, जो विशेष मांगे की जाएंगी सूखे में, बाढ़ में, उस पैसे का भुगतान आप नहीं करेंगे, और आप उम्मीद करेंगे कि उस राज्य के लोग आपके साथ खड़े हो जाए। जिस तरह की आर्थिक सहायताएं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को केंद्र ने दिया है, उसकी तुलना में तमिलनाडु को क्या मिला? कितनी आर्थिक सहायता आपने दी? कितने आर्थिक संसाधन आपने उपलब्ध कराए? क्या यह तमिलनाडु के लोगों को उसकी जानकारी नहीं है? तमिलनाडु उस तरह का राज्य नहीं है जहां पे लोग अपने हक और हकों के लिए जागरूक न हो। उनको ये ना पता हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन से मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, कौन से नहीं है। इतने सालों से बीजेपी अपना स्थान बनाने के लिए कोशिश कर रही है। आज हालत है कि आम आदमी को छोड़ दीजिए, प्रमुख राजनीतिक दलों में से कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई भी प्रमुख 3 जो राजनीतिक दल आपके साथ आए हैं, उनका जनाधार क्या है, सबको उसके बारे में जानकारी है। सवाल और एक मतलब सवाल इस बात का है कि अगर आप उस राज्य विशेष के इलाकों से, जनता से अगर आप कनेक्ट नहीं डेवलप करेंगे तो कैसे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे? वहां के लोगों को 370 से क्या मतलब? वहां के लोगों को राम मंदिर से क्या लेना लादना? वहां के लोगों को यूसीसी से क्या लेना लादना? सवाल है ना कि आप राज्य विशेष की जरूरतों, एक 50 साल पुराना मामला लेकर के आए उस द्वीप का, जिसके समाधान के बाद अच्छा खासा एक इलाका मिला तमिलनाडु के लोगों को, मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए जी। अब किच्चू द्वीप लेकर के चले आए, उस और मुद्दा ही कभी नहीं है आज की तारीख में। और अगर आप ये कहते हैं कि 50 साल पहले की सरकार ने कोई गलती की थी, तो पिछले 10 साल में उसमें सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किए? आज लोग ये आपसे जानना चाहते हैं। आपसे नहीं जानना चाहते हैं कि 50 साल पहले किसने कौन सी गलती की थी। आज लोग ये जानना चाहते हैं कि 10 सालों में उस गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया जी। तो यह जो कोयम्बटूर की सभा है, यह लोगों की भावनाओं को बताती है कि लोगों के मन में है क्या। और अगर आप इसके बाद, कोयम्बटूर भी एक धार्मिक नगरी है, वहां तो इतनी बड़ी सभा ही नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को तो लोगों को दौड़ा देना चाहिए जी। धर्म के आधार पर वोट नहीं ले सकते हैं। लोगों के बीच में भेद पैदा करके, कटुता पैदा करके आप जन समर्थन नहीं हासिल करते, संभव ही नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनिल सिन्हा साहब, क्या कुछ जोड़ेंगे इसमें?
ये मैं एक और चीज का जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, फेडरलिज्म एक बड़ा मुद्दा है साउथ में। और कर्नाटक में जब नई सरकार आई है, जिस तरह से उसको फंड नहीं देना, उनको हर चीज में बाधा डालना, तो कर्नाटक में जो उनको जो विजय मिली थी वो वहाँ खत्म होने वाला। तो साउथ, तो किसी ने कहा था कि साउथ साफ और नॉर्थ में हाफ, कहीं पर देख रहा था, ये सोशल मीडिया में ही कहीं चल रहा था। तो वो जो है, आप देख लीजिए कि साउथ की ये स्थिति है। दूसरा कि नॉर्थ ईस्ट और बंगाल दोनों, वेस्ट बंगाल में दोनों जगह फेडरलिज्म का मुद्दा काफी हावी रहेगा। और मुझको लग रहा है कि अगर ठीक से इंडिया गठबंधन ने अगर प्ले किया तो इवन उड़ीसा जो है, उड़ीसा में भी इसका ये क्या कहते हैं फेडरलिज्म का मुद्दा कि केंद्र सरकार ने कितनी मदद की उस सरकार का जिसके साथ वो खड़ी रही, और किस तरह से जो है उन्होंने उनके मंत्री को, मतलब अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजा और साथ में रहे। तो बीजू जनता दल भी इसीलिए बहुत बुरा करेगी। तो मुझको लग रहा है क्या कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में, तो समझ लीजिए क्या कि ज्यादातर लोग ये स्थिति देख करके, जो अपने राज्यों की जो स्थिति है, जिस तरह डिवाइड कर दिया है, पूरा वर्टिकली डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, कि वहाँ के लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि इनका मेन फोकस है नॉर्थ इंडिया और जो वेस्टर्न इंडिया है, लेकिन महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और गुजरात में इतना मारपीट चल रही है पार्टी के अंदर, और लोग जिस तरह से उनको कर रहे हैं, उससे हमको लग रहा है कि गुजरात में भी कुछ अगर नतीजे अगर आए आपको, मतलब चौंकाने वाले, तो वो मुझको अचरज नहीं होगा। जी अमलेंदु उपाध्याय जी, आवाज़ आ रही है? क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु जी? नहीं आ रही आवाज़। चलिए, आज अमलेंदु जी की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अनिल सिन्हा साहब आपका। अमलेंदु जी की आवाज़ किसने बंद की पता चलना चाहिए। सुनील जी की आवाज़ बढ़ाओ। जी मैं जानना चाहता हूं कि अमलेंदु जी की आवाज़ किसने रोकी, बंद की, ये पता किया जाना चाहिए। ये साजिश है। नहीं, कुछ लोग को तो सेल्फ इम्पोज्ड ये भी रहता है ना, कर्फ्यू भी। इसीलिए मैं वो भी आप जांच करिए, अभी वक्त बहुत खराब है। हर एक के बारे में नजर रखिए कि कौन जो है कब लुढ़क रह जाएगा, पता नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं लुढ़कते देख रहा हूँ। बिल्कुल अभी दिल्ली के एक मंत्री साहब लुढ़क गए हैं। कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, अनिल जी, प्रेम कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे। हमारे 3 और साथी